नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपका दोस्त आशुतोष एक बार फिर मौजूद है चुनाव की तमाम हलचलों को लेकर। और अब स्वदेश न्यूज पहुंच चुका है गुना। जी हां, गुना वो क्षेत्र जो कि कहीं ना कहीं नाक का बाल है। यहां का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। आखिर गुना किसका गढ़ है? आखिर गुना में किसका पराक्रम कई गुना बढ़ा? और इसका परीक्षण होना है, इसकी पूरी परीक्षा होनी है। और इस परीक्षा में इस समय मौजूद है हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और बमोरी से भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार महेंद्र सिंह सिसोदिया जी। महेंद्र जी, स्वदेश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी, सबसे पहले तो तमाम आप राजनीतिक गतिविधियों को पूरा कर रहे हैं और इस समय दर्शकों जब मैं उनसे बात कर रहा हूं, महेंद्र जी को बुखार है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमें समय दिया और मौका दिया अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक बार फिर आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर जी। मैं जी, बमोरी में आपके मुताबिक क्या सियासी समीकरण है? कांग्रेस लगभग सभी आरोप आप पर लगा चुकी है, तमाम उन लोगों पर लगा चुकी हैं जो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं। क्या जवाब देंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि कांग्रेस के पास में आरोप लगाने के अलावा कुछ बचा भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार ने जनता को ठगा, हम लोगों को ठगा, और जिस तरीके से हमारे नेता सिंधिया जी को ठगा, ये सारी बातें हुई और इसी के कारण हम लोगों ने बगावत की। और बगावत करके, बल्कि मैं शब्द बगावत नहीं कहूँगा, हमने उस पार्टी को छोड़ा जिसने हमारे अरमानों के साथ खेला, क्षेत्र की जनता के साथ खेला। हमारे काम नहीं हो पाए, हमारी जो विकास की योजनाएं थी वो नहीं हो पाई, और उन्हीं सब कारणों को मिलाकर हम सब ने निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी में हमको विलय होना चाहिए, और हम हुए, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार बनी। जहाँ तक बमोरी क्षेत्र की बात है, कांग्रेस पार्टी के 95% लोग श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में विलय कर चुके हैं। जो छोटे मोटे कार्यकर्ता बचे हैं और कोई ऐसा बड़ा दिग्गज नेता नहीं है, और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी जहां एक और सिद्धांत की बात करती है और दूसरी ओर एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया जो खुद आयतित व्यक्ति है, जिसने लोक दल से लेकर और भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय तक 4-5 चुनाव उन्होंने लड़े, और 4-5 चुनाव लड़ने के बाद में कांग्रेस पार्टी का वो कार्यकर्ता जो बेचारा मेहनत करता है, दरी उठाता है, उसको प्रत्याशी न बनाते हुए आयतित व्यक्ति को भारतीय कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। ये सीधा सीधा संकेत देती है कि कांग्रेस पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो चुकी है। कांग्रेस बैंकक्रप्ट हो चुकी है, लेकिन बमोरी का क्या समीकरण आप देख रहे हैं इस दौरान जब आप मंत्री बने भारतीय जनता पार्टी सरकार में? क्या वो बड़े काम रहे जिन्हें आपने पूरा करा और एक आपको संतोष हुआ कि हाँ, मैं अपनी क्षेत्रीय जनता के लिए कुछ कर पाया? देखिए, कामों का तो बहुत बड़ी लिस्ट है जिसको मैं अभी समय नहीं बता सकता, मगर किंतु मैं ये जानता हूँ कि मैंने मूलभूत समस्याएं, चाहे वो पेयजल की समस्या हो, चाहे सिंचाई की हो, चाहे सड़कें हों, चाहे विद्युत का क्षेत्र हो, और इसके अलावा जो नीतिगत और हितग्राही उपयोगी जो योजनाएं थी, उन सबको मैंने सैंक्शन कराया। मेरी कमलनाथ जी से यही शिकायत रही कि आपने हमारी बमोरी विधानसभा क्षेत्र को पूरी तरह से नकार दिया, और आपने एक लाइन खींच दी कि सिंधिया के विधायकों के काम नहीं होंगे, सिंधिया जो कहेंगे वो नहीं करेंगे, और सारा पैसा छिंदवाड़ा और रावगढ़ में और हमारे अन्य जो नेता थे जो कमलनाथ जी के फेवरेट थे उनके क्षेत्रों में लगा दिया गया। और वही आज शिवराज सिंह चौहान ने 3 माह में बैठने के बाद इस कोरोना के संकट में मुझे इस बात को कहते हुए पूरा पूरा गर्व है शिवराज सिंह जी पे। एक एक काम जो 5 साल से हम लोग लगे हुए थे, उस काम को शिवराज सिंह जी ने मूर्त रूप दिया, और अकेला प्रशासन की स्वीकृति नहीं, उस काम का बजट आवंटन भी उन्होंने करा के सैंक्शन किया, जिसका भूमि पूजन वो 25 तारीख को बमोरी आकर कर रहे हैं। और इसमें श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का तो निश्चित पूरे क्षेत्र में आशीर्वाद है। महेंद्र जी, कांग्रेस सरकार में एक बात लगातार कही जाती रही थी कि खजाना खाली है, पैसे नहीं है। क्या वो परिवर्तन अब आप देख रहे हैं? आप कमलनाथ सरकार में भी मंत्री रहे, आप शिवराज सरकार में भी मंत्री हैं। क्या वो परिवर्तन आप देख रहे हैं? पैसे का फ्लो योजनाओं में किस तरह से जनता तक पहुंच रहा है, उस परिवर्तन के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, हर सरकार में बजट की प्रॉब्लम आती है। कमलनाथ जी थे तो उनको भी बजट की प्रॉब्लम थी। आज कोरोना का संकट है, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, टैक्सेशन इकट्ठा नहीं हो रहा, माइनिंग से पैसा नहीं आ रहा, तमाम सारे बसेस बंद पड़ी हैं, होटल में टैक्सेशन हो नहीं रहा, तो सबको संकट है, शिवराज सिंह जी को भी संकट है। किंतु मुझे सिर्फ आप अपनी चैनल के माध्यम से ये बता दीजिए कि छिंदवाड़ा में 18,000 करोड़ रुपया कहाँ से आ गया?
आपको आईफा अवार्ड कराने के लिए पैसा कहां से आ गया? आपको अन्य जो योजनाएं थी, जो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के महत्व की योजनाएं थी, उनके लिए पैसा कहां आ गया? और गरीब विधायकों के लिए पैसा क्यों नहीं आया? मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे। और कमलनाथ जी का कैबिनेट मंत्री रहा हूं मैं, मुझे मालूम है कि 15 माह की सरकार में कैबिनेट मंत्री, वो भी लेबर डिपार्टमेंट का, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है श्रमिकों का, 15 मिनट भी कमलनाथ जी ने कभी बिठाल के मुझसे चर्चा नहीं की। क्या इस सम्मान को और इस ग्रेविटी को हमें स्वीकार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हमने अन्याय के खिलाफ उठ खड़े हुए। ये लड़ाई कितनी जनता की भी है और ये लड़ाई कितनी सिंधिया समर्थकों की है? बात सिंधिया समर्थकों की नहीं है। सिंधिया जी ने तो वही किया जो जनता के नुमाइंदों ने, हम लोगों ने, जब उनको बोला कि महाराज ये स्थिति चल रही है, या तो आप सोनिया जी से बात करो, राहुल जी से बात करो, और नहीं तो फिर दूसरा रास्ता निकालेंगे। सोनिया जी ने टाइम दिया नहीं, राहुल जी ने टाइम दिया नहीं, दिग्विजय सिंह जी शैडो चीफ मिनिस्टर बन के रहे, और कमलनाथ जी तो उनके पास टाइम था ही नहीं। वो हमेशा यही कहते थे, अब 24 घंटे में से 25 घंटे कहाँ लाऊं, चलो चलो चलो। हालांकि ये मैं मानता हूं कि कमलनाथ जी व्यक्तिगत रूप से सज्जन आदमी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, किंतु उनके पीछे जो एक कोठरी थी वो इतनी खराब थी कि उसने पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी को डैमेज कर दिया मध्य प्रदेश में। और आज ये स्वागत सत्कार हो रहा है, ये आयतित भीड़ है। आप देखना किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हजारों हजारों वोटों से मध्य प्रदेश में जीतेगी और शिवराज सिंह की सरकार कंटिन्यू रहेगी। एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो उम्मीदवार बना रही है लगातार, या संभावना बढ़ रही है, वो भाजपा से आयातित जो लोग हैं। तो जो आरोप वो आप लोगों पर लगा रहे थे, कहीं ना कहीं उसी राह पर तो भी चलते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और यही मैं कहूँगा आज कांग्रेस पार्टी हाईकमांड को कि कांग्रेस तो खत्म की ओर है। जब कांग्रेस पार्टी में नेता नहीं है, उम्मीदवार ही नहीं बचे, आप आयतित कर करके उम्मीदवारों को ला रहे हो, तो फिर कांग्रेस पार्टी का वजूद है कहाँ गया है? मेरे यही समझ नहीं आ रही। जो लोग 30-30 साल से लगे हुए, आज जैसे मेरी विधानसभा ही समझ लीजिए, केएल अग्रवाल लोकदल से चुनाव लड़े, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, फिर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, फिर टिकट नहीं मिला निर्दलीय चुनाव लड़े, और अब कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अगर पार्टी टिकट देगी तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य बहुत सुनहरा है। मैं मानूंगा आपको और इस बात को कहूंगा चौड़े कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खत्म की ओर है। क्या वजह लग रही है? क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद जी ने भी जब आवाज़ उठाई तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी किस हद तक बाकी बची है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी इंदिरा जी और जवाहरलाल नेहरू के बाद समाप्त हो गई। अब तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काम कर रही है, और वो जो प्राइवेट कंपनी में एक चेयरमैन और डायरेक्टर्स होता है, और जो कंपनी को ऑपरेट करते हैं, वही सारा का सारा सिस्टम चल रहा है और वही डिसीजंस हो रहे हैं। क्यों नहीं कराते चुनाव? गुलाम नबी आज़ाद ने गलत क्या कहा? उन्होंने कहा आप अगर कांग्रेस का भविष्य सुना करना चाहते हो तो आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करिए, संगठन में इलेक्टोरल में लाइए। क्यों नहीं लाना चाहते? क्योंकि आपका जनाधार खिसक चुका है। आज नेहरू गांधी फैमिली जो थी वो समाप्त की ओर है, और बची कुची सोनिया जी के बाद में समाप्त हो जाएगी। जी, एक सवाल और मैं लेना चाहूँगा। भीतरघात की बात कही जाती है, अब जबकि खुद कांग्रेस जो है अपने कार्यकर्ताओं को इग्नोर कर रही है, काफ़ी आवाज़ भी उठ रही है कि अगर भाजपा से ही उनको लेना है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने निष्ठा दिखाई, जो उनके साथ में रहे, तो अब भीतरघात का खतरा किसे ज़्यादा नज़र आ रहा है आपको? क्या भाजपा में ज़्यादा है या कांग्रेस में? देखिए, मैं 3 चुनाव लड़ा, 3 में से एक चुनाव मैंने कम वोटों से लूज़ किया, हालांकि 3,500-4 हज़ार वोटों से, मगर उसके बाद जो दोनों चुनाव में लड़ा उसमें 18,000, उसके बाद 28,000, और केएल अग्रवाल को तो मैंने 33,000 से हराया। तो भीतरघात को मैं ज़्यादा नहीं मानता। भीतरघात, आज जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि कोई लाख अगर चाहे कि घर बैठ के मैं अच्छा बन जाऊं और जनता से कहे कि नहीं इसको वोट देना है, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। भीतरघात का कोई इम्पैक्ट आज के सीन में नहीं होता है, ये मैं आपको बताऊं। और भीतरघाती तो सब जगह होते हैं, कांग्रेस में भी है, भारतीय जनता पार्टी में भी है। किंतु मैं ये जरूर आपको बोलूँगा कि कांग्रेस पार्टी में मैंने अपने 30 साल दिए, पूरी जवानी कांग्रेस पार्टी में दी। मेरी फैमिली ट्रेडिशनल कांग्रेस फैमिली है। मेरे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर रहे, चांचोड़ा से 2 बार एमएलए रहे। मेरे फादर कोऑपरेटिव बैंक के 15 साल चेयरमैन रहे डिस्ट्रिक्ट गुना के। ट्रेडिशनल फैमिली हमारी कांग्रेस की। किंतु वो कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई, और अभी जो कांग्रेस पार्टी है ये तो धूर्तों की पार्टी बन चुकी है। ये तो पैसे वालों की पार्टी है जो पैसे से ऑपरेट कर रहे हैं पूरी पार्टी को। तो
और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, जिनका संघ तो गजब का नेटवर्क का संघ है, और पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए डिवोटेड और त्याग तपस्या के साथ काम करता है। इसमें दो मत नहीं है कहीं भी। अब आम लोगों में संजू भैया के नाम से मशहूर हैं, तो संजू भैया के लिए अब कितना दिक्कत होगी, क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि 30 साल का आपका कांग्रेस का बैकग्राउंड रहा है, तो चुनाव चिन्ह इसमें बड़ा महत्वपूर्ण होता है। संजू भैया का चुनाव चिन्ह अब तक पंजा रहा था, तो आपके वो डिवोटेड वोटर जो आपके खुद के वोटर्स हैं, उसने किस हद तक आप बता पाए हैं, सूचना दे पाए हैं कि भाई अब हमारा चुनाव चिन्ह अब कमल हो गया है, आपको अब कमल पर बटन दबाना है? देखिए, मैंने आपको भी कहा कि मतदाता बहुत जागरूक हो चुका है। जब हमारे ग्राम पंचायत के इलेक्शंस होते हैं तो एक नहीं 25-25, 30-30 उम्मीदवार उसमें चुनाव लड़ते हैं, और सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ते हैं। कोई हरी उस मिर्ची पे लगता है, कोई फूल पे लड़ता है, कोई पत्ती पे लड़ता है। हमारा मतदाता इतना जागरूक हो चुका है कि किसको उसको वोट देना है ये चयनित करके उन 25 से 30 लोगों में वोट डालता है और अपने व्यक्ति को निकाल के लाता है। तो वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। हाँ, मैं शुरू में थोड़ा इसको लेके चिंतित था, मगर आज जब गरीब जनता आती है, मैं उनसे पूछता हूँ क्या है संजू भैया काय से लड़ रहे हैं, तो बोलते हैं फूल से, और जहाँ तुम हो महाराज हो वहीं हम हैं। तो ये सारी जब प्रतिक्रियाएं आती है तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई इशू बनेगा। दिग्विजय सिंह जी के लिए बड़ा नाक का बाल है ये, और कहीं ना कहीं जयवर्धन सिंह जी भी काफ़ी यहाँ पर सक्रिय हैं। किस हद तक आप चुनौती मान रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के चाणक्य कहे जाते हैं दिग्विजय सिंह? देखिए, ये चुनाव निश्चित रूप से बमोरी का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि श्रीमद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और इनके पूज्य पिताजी कैलाशवासी महाराज, उनका आशीर्वाद मेरे साथ सदैव बना रहा। आज जयवर्धन सिंह जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी ये सब चाहते हैं कि बमोरी से हम कांग्रेस आ जाएं, जिससे उनका दखल बमोरी में और गुना के क्षेत्र में उनका प्रारंभ हो जाए। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ माननीय दिग्विजय सिंह जी और माननीय जयवर्धन सिंह जी से कि 10 साल 30 किलोमीटर हमारा गुना है रावगढ़ से, 10 साल माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, बमोरी में एक काम बताना जो उन्होंने बमोरी की जनता को किया हो। हमारे यहाँ के जब अस्पताल के लिए जब सीएम हाउस में लोग जाते थे बीमारी को लेके, तो अलग लाइन लगती थी। रावगढ़ वाले अलग, खिलचीपुर वाले अलग, जीरापुर वाले अलग, राजगढ़ वाले अलग, और बमोरी गुना वालों को कहा जाता था कि वापस जाइए आप लोग, तो सिंधिया को सिंधिया के पास जाइए। अब क्षेत्र की जनता ये कह रही है कि अब हमारे बीच क्यों आ रहे हो आप, जब संकट में आप नहीं आए तो अब आपको आने का कोई अधिकार नहीं बनता है। और निश्चित रूप से मानिएगा, आप चाहें तो मैं आप शर्त लगाने तैयार हूं, बमोरी विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं छीन सकता, ये आप सुनिश्चित कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह जी, इस बीमारी की हालत में भी और इतने एग्जर्शन में भी आप जनता के बीच में लगातार सक्रिय हैं। आपने समय दिया और अपनी बात को खुलकर रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, स्वदेश न्यूज़ पर हम एक्सक्लूसिव इस समय आपको दिखा रहे थे गुना की बमोरी विधानसभा के समीकरण, और महेंद्र सिंह सिसोदिया जी यहाँ पर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, जनता के प्रति पूरा भरोसा है, कंसेप्ट एकदम क्लियर है कि जनता के बीच में क्या कुछ लेकर जाएंगे, और चुनाव में कहीं ना कहीं रणनीति और अपनी नीति दोनों अगर क्लियर हो तो उसका परिणाम देखने को मिलता है। वो आश्वस्त भी हैं कि जनता उन्हें फिर से एक बार चुनेगी। वो इस बात को लेकर भी हैरान है कि कांग्रेस पार्टी में आयातित उम्मीदवारों को जगह दी जा रही है, और कहीं ना कहीं अब उन्हें ये और भरोसा लग रहा है कि कांग्रेस अब जो पार्टी है वो कंपनी की पार्टी बन गई है, धूर्तों की पार्टी की संज्ञा उन्होंने दी है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का जो चुनावी समीकरण है वो देश की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। ये महज उपचुनाव नहीं है, ये एक आम चुनाव की तर्ज पर लड़े जा रहे हैं, और इस पर पूरे देश की निगाहें हैं, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में देश की राजनीतिक पार्टियों के किस तरह के समीकरण होंगे और किस हद तक बदलाव होंगे, ये तमाम ये चुनाव जो है उपचुनाव वो तय करेंगे, और बमोरी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपकी तरह बमोरी पर भी हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। आपका दोस्त आशुतोष इन तमाम समीकरणों के साथ आपके सामने हाजिर होता रहेगा। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार।